मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। ट्वेल्थ की आज की मैथमेटिक्स क्लास में आज हम चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव अवकलज के जो अनुप्रयोग है उस पर एक बहुत अधिक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हम डिस्कशन करने वाले हैं, जो है उच्चतम और निम्नतम। और बड़ा इम्पोर्टेंट भी है, इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ा सा एक खास टाइप का आपका टॉपिक है, जो है उच्चतम और निम्नतम, मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, तो सबसे पहले मैक्सिमा और मिनिमा के बेसिक कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। ठीक है, तो मैक्सिमा और मिनिमा के जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं वो होते क्या हैं। ठीक, तो समझें, यदि हमको दिया क्या है, देखिए पहले थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट समझेंगे। यदि y इक्वल एफ एक्स किसी दिए गए अंतराल में, किसी दिए गए अंतराल a कॉमा बी में, कोई भी एक इंटरवल है, यदि y बराबर एफ एक्स किसी दिए गए अंतराल a कॉमा बी में, ठीक है, ठीक है, तो y बराबर एफ एक्स कोई एक फलन है, ठीक है, किसी दिए गए अंतराल a कॉमा बी में है, तब क्या हमारा बनेगा। देखिए y इक्वल एफ एक्स क्या है, फंक्शन है, एक फंक्शन हमको एक गिवन इंटरवल में है ठीक है, तो यहाँ पर हुआ क्या, पहले हम अलग अलग टॉपिकों को समझते हैं। ठीक है, तो पहला चीज है उच्चतम और निम्नतम, मैक्सिमा एंड मिनिमा। अर्थात उच्चतम का मतलब समझे, ये देखिए ये मेरा एक एक्स एक्सेस हो गया और ये इसका क्या हो गया, एफ एक्स हो गया, ये एक्स एक्सेस हो गया, ये क्या हो गया, एफ एक्स हो गया। ठीक हो गया। अब इसमें मैंने क्या किया, इस फंक्शन का सपोज दैट एक ग्राफ बन गया। ये जो है वो किस फलन का है, y इक्वल एफ एक्स फलन का एक ग्राफ है। ठीक है, कैसा भी हो सकता है, आगे पीछे। ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉइंट मैंने ए ले लिया, एक पॉइंट मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, बी ले लिया। ठीक है, तो इस इंटरवल में ये फंक्शन दिया गया है। ठीक, तो हमने किया क्या तब तब मैंने यहाँ पर क्या लिया, इस इंटरवल के बीच में एक पॉइंट x इक्वल मेरा c है। ठीक है, तब क्या होगा, तब नंबर फर्स्ट पार्ट, ठीक है, तो इस x बराबर c पर आप एक चीज देख रहे हैं, जो फलन का ग्राफ बना हुआ है, आपको ग्राफ बनाना सबको आता है, तो इस x बराबर c पर जो फंक्शन की वैल्यू गई हुई है वो क्या दिख रही है आपको, ये दिख रही है ना, तो ये वैल्यू मेरी क्या हो गई है, एफ सी हो गई है। ठीक है, तब यदि एफ सी इज ग्रेटर देन किसके है, एफ एक्स है, तो ध्यान से पहले समझना क्या हो रहा है, कि कॉन्सेप्ट भी समझेंगे, पहले हम प्रैक्टिकली समझते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिकली क्या हुआ, जो फंक्शन की इस बिंदु सी पर वैल्यू है, फंक्शनल वैल्यू है, वो आपके फंक्शन के अदर बिंदुओं की वैल्यू से क्या है, बड़ी है ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, जहां c इज द एलिमेंट ऑफ क्या है, a कॉमा बी है, c इज द एलिमेंट ऑफ क्या है, इस इंटरवल के बीच में एक पॉइंट कोई भी c है। ठीक है, तो मैं क्या लिख रहा हूं, x बराबर c पर फलन क्या होगा उच्चतम होगा, उच्चतम होगा, अर्थात इस पॉइंट x बराबर c पर फलन क्या हो जाएगा मेरा, उच्चतम हो जाएगा, और फलन का उच्चतम मान, फलन का उच्चतम मान क्या होगा, एफ सी होगा। ये मैंने कॉन्सेप्ट लिख दिया। ठीक है, इस ग्राफ को देखते हुए तो हुआ क्या, कि जो x बराबर c पॉइंट पर फंक्शन की फंक्शनल वैल्यू आई है, वो फंक्शन के अदर बिंदुओं की, अदर जो पॉइंट होंगे ना, देखिए यहाँ पर x इक्वल सी है, तो यहाँ पर फंक्शन क्या है, एफ सी है, इस पॉइंट पर भी, इस पॉइंट पर फंक्शन क्या है, एफ सी है, इस पॉइंट पर फंक्शन क्या है, एफ सी है, इस पॉइंट पर फंक्शन क्या है, एफ सी है, इस पॉइंट पर क्या है, एफ सी है, इस पॉइंट पर फंक्शन क्या है, एफ सी है। तो आप करोगे क्या, इस सी पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू आई, वो अदर पॉइंट पर जो फंक्शन की फंक्शनल वैल्यू है, ठीक है, उससे क्या आ गई है, बड़ी आ चुकी है। ठीक है, तो उस कंडीशन में फलन का जो एफ सी होगा वो कैसा मान हो जाएगा, उच्चतम मान होगा, और सी जो होगा वो उच्चतम क्या होगा, बिंदु होगा, अर्थात x बराबर सी पर फलन क्या होगा, उच्चतम, अर्थात फलन का उच्चतम बिंदु क्या होगा, x बराबर सी होगा, और एफ सी फलन का कैसा मान होगा, एक उच्चतम मान होगा। आपको ग्राफ में दिख रहा है क्या, फलन का मान एफ सी से ऊपर जा रहा है, नहीं जा रहा, तो इसका मतलब सबसे हाईएस्ट पीक जो है
फंक्शन की जो हाईएस्ट वैल्यू गई है वो कहाँ गई है, देखिए ये FC गई है, देखिए इस हाइट पर, देखिए ये दिखा आपको, इस हाइट पर फंक्शन की जो फंक्शनल वैल्यू FC गई है वो अदर वैल्यू से क्या है, ऊपर गई है, दिख रहा है। तो बस, तो हमने कुछ नहीं करना है कि फंक्शन की वैल्यू को चेक करना है कि किससे बढ़ी गई। क्लियर। FC अगर FC का मान x पॉइंट पर, x पॉइंट जो है वो किसके अंदर है, अरे x पॉइंट जो है वो A और B के इंटरवल के किसी भी पॉइंट पर हो सकता है। तो आप यहाँ पर XC माइनस H रखेंगे तो FC की वैल्यू बड़ी मिलेगी, C प्लस H रखेंगे तो वो वैल्यू भी आपको FC की वैल्यू क्या मिलेगी, बड़ी मिलेगी। अर्थात FC की वैल्यू अदर पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू है उससे क्या है, बड़ी है। तो उस कंडीशन में C बिंदु पर फलन का मान उच्चतम होगा और फलन का उच्चतम मान क्या मिल जाएगा आपको, FC मिल जाएगा। क्लियर। ठीक। और इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिए, मैं इसको इक्वल भी लिख सकता हूँ, FC इज ग्रेटर एंड इक्वल टू FC लिख सकता हूँ। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो FC निकल रहा है वो FX से ही निकल रहा है। ठीक है, आप इक्वल मत लगाइए, आप केवल ग्रेटर कर दीजिए। ठीक है, ठीक, सेपरेट हो जाएगा। फिर आता हूँ नेक्स्ट, ये x हो गया, ये fx हो गया। फिर ध्यान देंगे, अगर सपोज दैट एक कर्व ऐसा है, ये हमारे एक पॉइंट यहाँ पर a है, एक पॉइंट यहाँ पर क्या हो गया, b हो गया। ठीक है, इस इंटरवल में ये फंक्शन है, y इक्वल क्या है, fx है। तो यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिया x इक्वल c, तो x इक्वल c पर जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, fc आ रही है ना। तो fc की वैल्यू को यहाँ पर लगाइए, देखिए क्या बना, ये बनी नहीं बनी, fc की वैल्यू ये बन गई। ठीक। तो सेकेंड वाली कंडीशन में आपको क्या दिख रहा है, देखिए यदि fc इज लेस देन किसके हो गया, fx हो गया। अब देखिए जो fc की वैल्यू आ रही वो फंक्शन के अदर पॉइंट की वैल्यू से क्या है, देखिए छोटी है, क्योंकि fc की जो वैल्यू है वो इस हाइट पे है। दिख रहा है आपको, देखिए पूरा देखिए एक बार ध्यान से, इस प्रैक्टिकल चीज को देखिए अभी थोड़ा सा, ये दिखा। तो जो fc की वैल्यू है वो फंक्शन के अदर पॉइंट्स की वैल्यू से क्या है, छोटी है। देखिए सबसे छोटा वैल्यू fc, देखिए c पर जो वैल्यू फंक्शन की जो हाइट आ रही है वो अदर हाइट से क्या है, छोटी है, ये है नहीं। जहां c इज द एलिमेंट ऑफ क्या होगा, इसी इंटरवल में होगा जो इंटरवल आपको दिया है। तो x बराबर c पर फलन क्या होगा, निम्नतम होगा। अर्थात इससे नीचे फंक्शन का ग्राफ जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि जो भी ग्राफ आपको मिलेगा इस C पॉइंट से कहाँ जा रहा है, या तो ऊपर की ओर को है, देखो दोनों साइड को। अर्थात जो भी फंक्शन के मान है इस FC के मान से ऊपर है, देखिए है कि नहीं। तो x बराबर c पर फलन का मान क्या होगा, का मान क्या होगा, निम्नतम होगा। निम्नतम मीन्स क्या हुआ, मिनिमम होगा। ठीक है, और फलन का निम्नतम मान, और फलन का निम्नतम मान क्या होगा, FC होगा। क्लियर हो गए, समझ गए इसको क्या कहा हमने, क्लियर, ये टॉपिक समझ गए। क्या कहा कि अगर किसी भी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू अदर पॉइंट की वैल्यू से क्या है, बड़ी है, तो उस पॉइंट पर फंक्शन की जो वैल्यू होगी, फंक्शनल वैल्यू होगी, वो कैसी वैल्यू होगी, उच्चतम वैल्यू होगी। और वो पॉइंट जो होगा वो कैसा बिंदु होगा, उच्चतम बिंदु होगा। और यदि किसी पॉइंट C पर फंक्शन की जो फंक्शनल वैल्यू है वो अदर पॉइंट की फंक्शनल वैल्यू से क्या है, छोटी है। अर्थात ये मैंने एक स्पेशल पॉइंट ले रखा है, एक विशेष बिंदु कौन सा ले रखा है, x बराबर c। x बराबर c पर जो फंक्शन का जो मान आया है वो अदर मान से छोटा है। तो उस कंडीशन में कि जो FC होगा वो फलन का कैसा मान होगा, निम्नतम मान होगा। ठीक है, और वो निम्नतम मान किस बिंदु पर निकला, x बराबर c पर निकला। तो x बराबर c जो होगा फलन का कैसा बिंदु होगा, निम्नतम बिंदु होगा। तो क्लियर, तो ग्राफ से समझ गए होंगे क्या हो रहा है। तो उच्चतम का मतलब है कि फलन का सबसे बड़ा मान, ठीक है। निम्नतम का मतलब है फलन का सबसे छोटा मान क्या आएगा। क्लियर, तो इसको नोट करिए और पॉज करके एक बार अच्छे से नोट करिए। ठीक, तो आइए एक बार इसका एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है, सपोज दैट मैंने एक फंक्शन लिया fx इक्वल, सपोज दैट कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 3। एक फंक्शन है, क्या है, x स्क्वायर प्लस 3। तो इस fx इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 3 का उच्चतम या निम्नतम मान ज्ञात करना है। fx इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 3 का उच्चतम या निम्नतम मान हमने क्या करना है, ज्ञात करना है।
तो चेक करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करूँगा चेक, चूंकि इस फलन का प्रांत क्या होगा, एक रियल नंबर होगा, क्योंकि x इज द एलिमेंट ऑफ r पर फंक्शन एक रियल नंबर है ना। तो मैं क्या करूँगा, चूंकि प्रत्येक x इज द एलिमेंट ऑफ r पर, अभी जो फंक्शन बन रहा है वो वैल्यू कैसे दे रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 करके दे रहा है। एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर एंड इक्वल टू क्या होगा, जीरो। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो होगी वो जीरो या जीरो से बड़ी होगी। अब एक्स स्क्वायर में कितना जुड़ा हुआ है, 3। सो एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज ग्रेटर एंड इक्वल टू क्या हो गया, 3। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 की वैल्यू कितनी है, एफ एक्स है। सो एफ एक्स की वैल्यू जो है वो हमारे 3 से बड़ी आ रही है, अर्थात जो फंक्शन की फंक्शनल वैल्यू है वो हमेशा 3 से बड़ी है। अर्थात हमने क्या कहा था कि एफ एक्स की वैल्यू यदि बड़ी है किस पॉइंट की, एफ सी पॉइंट की वैल्यू से बड़ी। ये पढ़ा था ना। अर्थात एफ सी की वैल्यू यदि एफ एक्स की वैल्यू से छोटी है, हमने इक्वल का यूज नहीं किया था, आप चाहे तो इक्वल लगा सकते हैं क्योंकि उसी फंक्शन से निकल रहा है वो, ठीक है। आप चाहें तो इक्वल ले सकते हैं उसमें, नहीं चाहें तो ठीक है। तो एफ सी पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो फंक्शन के अदर पॉइंट एफ एक्स की वैल्यू से क्या आ रही है, छोटी आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन का जो न्यूनतम मान है वो क्या होगा, एफ सी होगा, है नहीं। तो मैं क्या कहूँगा, इसलिए फलन का निम्नतम मान निम्नतम मान कितना हुआ, 3 है। क्यों, क्योंकि फंक्शन का जितना भी मान है, एफ एक्स की जो वैल्यू जा रही है वो 3 से बड़ी जा रही है। तो इसका मतलब मिनिमम एफ सी क्या निकलेगा, यहाँ पर मिनिमम एफ सी की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। क्लियर। और ये जो 3 वैल्यू होगी, ये फलन का निम्नतम मान हमको क्या हो चुका है, प्राप्त हो चुका है। अब फलन का निम्नतम मान जो 3 आया वो किस पॉइंट पर आया, तो पॉइंट अगर निकालना है तो जो फलन का निम्नतम मान 3 आया वो किस पॉइंट पर आया, इसको आप निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल 0। सो एक्स स्क्वायर इक्वल क्या हुआ, -3। सो एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, रूट ऑफ -3। क्यों, अरे रूट ऑफ किस पर आएगा, -3। तो इसका मतलब ये फलन का कैसा बिंदु हो गया यहाँ पर, अब हुआ नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये तो हमारा देखिए वैल्यू तो इमेजिनरी निकल ली, क्योंकि देखिए अरे सॉरी हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, ठीक है। तो ये तो पता चल गया ना। अब फलन का निम्नतम मान मेरा कितना है, 3 है, अर्थात मिनिमम वैल्यू हमारी 3 आ रखी है। अब ये जो मिनिमम वैल्यू 3 आई है ये किस पॉइंट पर आई है, ये मेरे को अगर चेक करना है तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। इस फलन की मिनिमम वैल्यू हमको 3 किस पॉइंट पर मिलेगी, अर्थात 3 मान किस बिंदु पर आएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एफ एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ चुकी है, 3 बराबर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर धन 3। सो एक्स स्क्वायर इक्वल क्या हो गया, 0। सो एक्स इक्वल क्या आ गया, 0। तो फलन का निम्नतम मान 3 है जो किस बिंदु पर है, x बराबर 0 पर है। क्योंकि अगर x बराबर 0 की वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 होगी, जो x बराबर 0 पर है। इसलिए फलन का निम्नतम बिंदु क्या होगा, इसलिए फलन का निम्नतम बिंदु मेरा क्या निकला, x बराबर 0 है। इसका मतलब फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है वो 3 है और निम्नतम बिंदु क्या होगा, 0, अर्थात 0 बिंदु पर फलन का सबसे छोटा मान हमको 3 मिलेगा। क्लियर है, बहुत इजी सा टॉपिक है कि नहीं, ठीक। अब आता हूँ एक ऐसा क्वेश्चन लेता हूँ जिसमें मैक्सिमा और मिनिमा दोनों निकल रहे हैं, ठीक। तो एक क्वेश्चन मैंने लिया, सपोज दैट, हाँ पहले एक क्वेश्चन और समझाते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं जिसमें उच्चतम है। हाँ, सपोज दैट मेरे को एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल कुछ भी ले लेते हैं -x² + 3। अब फंक्शन मैंने क्या ले लिया, -x² + 3 ले लिया, ठीक। अब इस फंक्शन का मेरे को उच्चतम या निम्नतम मान निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, बिकॉज प्रत्येक x इज द एलिमेंट ऑफ r पर x² इज ऑलवेज ग्रेटर एंड इक्वल टू क्या हुआ, 0। अब इसका कौन सा साइन लिया हुआ है, नेगेटिव। सो -x² इज लेस देन क्या हो गया, 0। अरे माइनस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो चिन्ह पलट जाता है, छोटा हो गया ना। अब दोनों तरफ हमने कितना जोड़ना है, 3 जोड़ के फंक्शन बनाइए। -x² + 3 इज लेस देन क्या हो गया, 3। ये वैल्यू किसकी है, एफ एक्स। सो एफ एक्स इज लेस देन कितना आ गया, 3 आ गया। आया कि नहीं आया। तो इसका मतलब हमने एक चीज फिर पढ़ी हुई थी,
यदि एफ एक्स की वैल्यू लेस देन किसके है, एफ सी है नहीं, अर्थात एफ सी का जो मान आ रहा है वो फंक्शन के अदर पॉइंट की वैल्यू से बड़ा आ रहा है, तो एफ सी फंक्शन का क्या होता है, उच्चतम मान होता है। तो इसका मतलब एफ सी का जितना भी मान आ रहा है वो 3 से क्या हो रहा है, इस फंक्शन में छोटा हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसलिए फलन का उच्चतम मान क्या होगा, उच्चतम मान क्या होगा, 3 है। इसका मतलब इस फंक्शन का उच्चतम मान कितना हो गया, क्योंकि फंक्शन चेंज हो गया, पुराना क्वेश्चन का फंक्शन अलग था, इस फंक्शन का, इस क्वेश्चन का फंक्शन अलग है, ठीक है। तो फलन का उच्चतम मान कितना है, 3 है, जो किस बिंदु पर है, जो x बराबर किस पर होगा, अरे 3 रखिए, एफ एक्स की वैल्यू 3 रखिए, 3 से 3 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 0, तो x बराबर 0 पर है, ठीक है। तो इसका मतलब इस फंक्शन की जितनी भी वैल्यू जाएंगी वो हमारी अब क्या होंगी, 3 से क्या निकलेंगी, छोटी निकलेंगी, ठीक है। और जो उच्चतम मान आएगा वो किस बिंदु पर आएगा, मेरा x बराबर 0 पर आएगा। तो क्लियर। तो ये फंक्शन का एक हमारा टेस्ट था, जो कैसा फंक्शन था, एक उच्चतम और निम्नतम मान निकालने के लिए था कि नहीं था, ठीक। कुछ फलन ऐसे होंगे जिसमें केवल और केवल उच्चतम ही उच्चतम मान निकलेगा, कुछ फलन ऐसे होंगे जिनमें केवल निम्नतम ही निम्नतम मान निकलेगा। जैसे इस फलन में केवल उच्चतम मान ही हमको प्राप्त होगा, निम्नतम मान कुछ आएगा नहीं आएगा, अरे नीचे कितना और जा सकता है आगे को। इस फंक्शन की अगर हम चर्चा करें तो इस फंक्शन में केवल हमारा कैसा मान निकलेगा, निम्नतम मान निकलेगा x बराबर सी पर, और इस फंक्शन में x बराबर सी पर क्या निकलेगा, उच्चतम मान निकलेगा। अब कोई फलन ऐसा हो सकता है जिसमें केवल उच्चतम ही उच्चतम मान निकले, और कोई फलन ऐसा हो सकता है जिसमें हमको केवल निम्नतम ही निम्नतम मान मिले। तो दोनों टाइप के फंक्शन हो सकते हैं। कुछ फंक्शन ऐसे होंगे, देखिए ध्यान से, ये है ना। तो इस प्रकार का जो फंक्शन है इसमें देखिए उच्चतम मान निम्नतम मान, उच्चतम मान निम्नतम मान, अरे देखिए उच्चतम, देखिए सबसे बड़ा मान, सबसे छोटा मान, सबसे बड़ा मान, सबसे छोटा मान। तो इसका मतलब कुछ फलन हमको ऐसे प्राप्त होंगे जिसमें उच्चतम और निम्नतम दोनों मान प्राप्त होंगे। तो ये फंक्शन की किस पर डिपेंड है, फंक्शन की क्वालिटी पर डिपेंड है कि वो फंक्शन किस टाइप का है। तो कुछ फंक्शन ऐसे होंगे जिनमें केवल उच्चतम ही उच्चतम होगा, उनमें कोई भी निम्नतम मान नहीं होगा। कुछ ऐसे होंगे जिनमें केवल निम्नतम होगा और उसमें कोई भी उच्चतम मान प्राप्त नहीं होगा। कुछ फंक्शन ऐसे होंगे जिनमें उच्चतम मान भी मिलेगा और निम्नतम मान भी मिलेगा। अब देखिए इसकी हाइट और इसकी हाइट सेम गई है, तो इसका मतलब ये जो उच्चतम मान है कितने पॉइंट पर गया हुआ है, 2 बिंदुओं पर गया हुआ है, देखिए। और निम्नतम मान, इसकी हाइट और इसकी हाइट अगर हम सेम लेते हैं तो इसका मतलब इसका निम्नतम मान कितने बिंदुओं पर गया है, एक पॉइंट C1 हुआ, एक C2 हुआ, एक C3 हुआ, एक C4 हो गया। तो C1 और C3 पर इस फलन का मान उच्चतम है और C2 और C4 पर इस फलन का मान क्या है, निम्नतम है। क्लियर। तो इसका मतलब उच्चतम और निम्नतम मान 2 या 2 से अधिक बिंदुओं पर भी हो सकता है। क्लियर है, एक बिंदु पर भी हो सकता है और 2 या 2 से अधिक बिंदुओं पर भी हमको उच्चतम और निम्नतम मान किसी भी फलन का प्राप्त हो सकता है। क्लियर। तो कोई टफ है, देखिए बहुत इजी सा टॉपिक है, ठीक। चलिए अब आते हैं, एक हमारा इसके अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट और टॉपिक है जिसको हम कहते हैं स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम मान, ठीक है। चलिए एक टॉपिक और लेते हैं, स्थानीय उच्चतम व स्थानीय निम्नतम, अर्थात लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, ठीक है। लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, स्थानीय का मीन किया हुआ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। तो लोकल मैक्सिमा होता क्या है, ठीक है। सपोज दैट मेरे को एक फंक्शन दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। ये इस टाइप से एक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक। तो इस फंक्शन में सपोज दैट मैंने एक पॉइंट यहाँ पर C लिया, ठीक है। यहाँ पर C1 ले लिया, यहाँ पर क्या ले लिया, C2 ले लिया, यहाँ पर C3 ले लिया, यहाँ पर C4 ले लिया, यहाँ पर क्या ले लिया, C5। तो इतना ही लेते हैं क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। इतना इनफ है, या C3 तक ही लेते हैं, ठीक है। तो अब हुआ क्या है, जो फंक्शन चल रहा है ये हमारा आगे को पीछे को और ड्रॉ हो रहा है, देखिए आगे से भी आते जा रहा है और पीछे को भी जा रहा ना। अब स्थानीय मैक्सिमा और मिनिमा क्या है, जो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा हम निकालते हैं उसमें आप देखिए तो इस प्रकार का जो ग्राफ है ये हमारा एक ऐसा इंटरवल में है जो ओपन इंटरवल है। ध्यान दीजिए कैसे इंटरवल में, एक ओपन इंटरवल में मेरा फंक्शन दिया हुआ है।
अर्थात जो भी मेरे को स्थानीय उच्चतम और निम्नतम मान निकालना है वो एक ओपन इंटरवल में है। ठीक है, ओपन इंटरवल का मतलब है कि इस पॉइंट पर ए है और ये पॉइंट बी है। ठीक, तो हुआ क्या, आप देखें ये पॉइंट जो C1 है, इस पॉइंट C1 पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो क्या आई है हमारी, इस पॉइंट C1 पर फंक्शन की जो वैल्यू है वो मेरी है FC1 आई है। इसको नाम यहां पर दे देते हैं FC1 आई है। ठीक है, अब इस पॉइंट से पीछे वाला पॉइंट क्या होगा, C1 माइनस एच होगा। इसके आगे वाला पॉइंट क्या होगा, C1 माइनस एच होगा। मैंने क्या किया, इस C1 से जस्ट पीछे का मतलब एक इतना छोटा बिंदु एक चेक किया जो C1 से बिल्कुल करीब करीब है, बट C1 नहीं है, C1 से पीछे है। एक बिल्कुल C1 के क्लोजेस्ट पॉइंट और लिया जो क्या है, C1 प्लस क्या हो गया, H हो गया। एक उसके आगे लिया पॉइंट, एक हमने उसके पीछे लिया। तो हमको यहाँ पर क्या मिला कि जो C1 की वैल्यू है, जो C1 पर फंक्शन की वैल्यू आ रही है वो बड़ी है किससे, FC1 माइनस एच से है। और FC1 की जो यहाँ पर वैल्यू आ रही है वो बड़ी है किससे, FC1 प्लस एच से है। तो अर्थात ये जो FC1 की वैल्यू आ रही है वो FC1 प्लस एच से भी बड़ी है और FC1 प्लस एच से भी क्या है, बड़ी है। तो उस कंडीशन में FC1 वैल्यू फंक्शन की कैसी वैल्यू होगी, FC1 उच्चतम मान होगा। कैसा मान हुआ, उच्चतम मान है कि नहीं। फिर यहाँ आइए, यहाँ पर एक पॉइंट C2 है नहीं। अब इस C2 पर क्या हुआ, देखिए इस C2 के ठीक जस्ट पीछे एक बिंदु लिया, इसका नाम है C2 माइनस एच। एक पॉइंट मैंने इससे आगे लिया, इसका वैल्यू है C2 प्लस क्या हो गया, H। तो इस पॉइंट C2 पर आप जो फंक्शन की वैल्यू देख रहे हैं क्या है, ये FC2 आई है। क्या आई है वैल्यू, FC2 आई है। इस C2 पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू FC2 है। तो इस पॉइंट पे क्या हुआ, FC2 की जो वैल्यू है वो FC2 माइनस एस से क्या आई है, C2 माइनस एस से भी छोटी है। और FC2 की वैल्यू जो है FC2 प्लस एस से भी क्या आई है, छोटी आई है। तो इसका मतलब यहाँ पर मैं क्या कहूँगा, FC2 फलन का कैसा बिंदु है, कैसा मान है, निम्नतम मान है। थोड़ा सा ध्यान देंगे इसमें क्या समझा रहा हूँ। ठीक है, अब ऐसे ही में अगर C3 पॉइंट पर चले गया तो इस C3 पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई है, FC3 आ गया है नहीं। FC3 के जस्ट पीछे एक पॉइंट मैंने लिया, ये पॉइंट मैंने ले लिया। ये पॉइंट क्या है, इस पॉइंट का नाम देते हैं यहाँ पर, इस पॉइंट की वैल्यू है C3 माइनस एच। ये वैल्यू क्या है, C3 प्लस एच है कि नहीं। अब यहाँ पर हमने क्या पाया कि FC3 माइनस एच की जो वैल्यू है नहीं, वो वैल्यू FC3 की वैल्यू से मेरी क्या आई है, छोटी आई है। अर्थात FC3 की वैल्यू इस पॉइंट पर बड़ी है और FC3 प्लस एच से जो वैल्यू है वो क्या है, छोटी है, ये C3 है। तो इसका मतलब FC3 पॉइंट पर जो वैल्यू है इसके पीछे वाले बिंदु से भी बड़ी है और आगे वाले बिंदु से भी क्या है, बड़ी है। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट निकला है, इस C1 पॉइंट पर फलन का मान यहाँ पर भी उच्चतम है, इस C3 पॉइंट पर भी फलन का मान यहाँ पर क्या है, उच्चतम है। तो इसका मतलब ऐसे अगर ये ग्राफ पीछे को देखिए, ऐसी और आगे को चलते रहे, देखिए और आगे को चलते रहेगा, माना ये यहाँ से फिर ऐसे मुड़ गया, तो इसका मतलब इस पॉइंट पर ये जो C4 पॉइंट होगा इस फलन पर फलन का मान फिर निम्नतम हो जाएगा, इस पॉइंट पर फिर उच्चतम हो जाएगा। देखिए इस पॉइंट पर फंक्शन का मान फिर से, अब बहुत हो थोड़ा समझ में कम आ रहा होगा, थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक है, अभी खुद ब खुद, क्योंकि प्रैक्टिकली हम करना क्या चाह रहे हैं वो समझ लें। ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट को फिर C4 कह दूं, इस पॉइंट को मैंने फिर से क्या कह दिया, C5 कह दिया, तो इस C4 पॉइंट पर फिर जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, आपका निम्नतम आ जाएगी इसके अगल और बगल के बिंदुओं से। इस C5 पॉइंट पर जो वैल्यू आएगी फिर वो उच्चतम आ जाएगी इसके अगल और बगल वाले पॉइंट से। तो इसका मतलब यहाँ पर C1, C2, C3, C4 और C5 जो हमारे पॉइंट निकल रहे हैं ये हमारे लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा पॉइंट है। कैसे पॉइंट है, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। है तो उच्चतम निम्नतम ही है, क्या है, तो उच्चतम और निम्नतम ही है, बट ये जो पॉइंट है वो हमको क्या शो कर रहे हैं, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, अर्थात स्थानीय उच्चतम व स्थानीय निम्नतम मान शो कर रहे हैं। अर्थात
आपको जो भी उच्चतम और निम्नतम मान मिल रहा है इस ग्राफ पर, वो आपको किन पॉइंट पे मिल रहा है? इन पॉइंट पे मिल रहा है। देखिए ये थोड़ा सा ध्यान देंगे, जिन पॉइंट को मैंने गाढ़ा कर रखा मिल रहा है ना। एक मान आपको C1 पे मिला, एक मान C2 पे मिला, एक मान C3 पे मिला, एक मान C4 पे मिला, एक मान C5 पे मिला। तो इसका मतलब आपको जो भी उच्चतम और निम्नतम मान आपको मिल रहे हैं इस पॉइंट पे मिल रहा है। देखिए उच्चतम मान इस यहाँ पर है, उच्चतम मान यहाँ पर है, अर्थात एक ऐसा पॉइंट हमको मिला हुआ है जिस पॉइंट पर हमारा जो रेखा जाएगी वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अर्थात इस पॉइंट पर एफ डैश C1 इक्वल क्या होगा? 0 होगा। इस पॉइंट पर भी एफ डैश C2 इक्वल क्या होगा? ये एफ डैश C2 इक्वल क्या हो जाएगा? 0। इस पॉइंट पर भी एफ डैश C3 इक्वल क्या होगा? 0। इस पॉइंट पर भी एफ डैश C4 इक्वल क्या होगा? 0। इस पॉइंट पर भी एफ डैश C5 इक्वल क्या हो जाएगा? 0। होगा नहीं होगा? तो इसका मतलब ये जो C1, C2, C3, C4, C5 ये जो हमको पॉइंट मिले हैं एक ऐसे पॉइंट हैं जो टर्निंग पॉइंट हैं इस ग्राफ के। क्या है? टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट का मतलब जहां से ग्राफ जो है अपनी दिशा को बदल रहा है नहीं? तो ये कैसे पॉइंट मिले मेरे को? टर्निंग पॉइंट्स हैं, अर्थात इनको हम क्रिटिकल पॉइंट भी कह सकते हैं, अर्थात समझ गए, चरम बिंदु। ठीक है, तो इसका मतलब सॉरी चरम बिंदु नहीं, तो इन बिंदुओं को हम क्या कह सकते हैं? या तो हम टर्निंग पॉइंट कहेंगे या क्रिटिकल पॉइंट कहेंगे। अर्थात इन पॉइंट पर एफ डैश एक्स अर्थात फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू हमारी क्या हो जा रही है? 0 हो जा रही है। दिख रहा है ना सबको? क्यों? क्योंकि ये एक ऐसे पॉइंट है जहां से फंक्शन का ग्राफ अपनी डायरेक्शन बदल रहा है। ये बदलना ना, तो ऐसे पॉइंट पर अर्थात ऐसे टर्निंग पॉइंट पर जो भी फंक्शन का उच्चतम और निम्नतम मान आपको मिलेगा वो हमेशा कैसा मान मिलेगा? स्थानीय उच्चतम व स्थानीय निम्नतम मान मिलेगा। ठीक है, ये ख्याल करेंगे कि लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा जो वैल्यू है हमेशा किन पॉइंट पर मिलेगी? आपको टर्निंग पॉइंट पर ही आपको प्राप्त होने वाली है, अदर पॉइंट पर नहीं मिलेगी, बीच पर कहीं नहीं मिलेगी। इस बीच वाले पॉइंट पर आपको कहीं पर भी स्थानीय उच्चतम और निम्नतम मान नहीं मिलेगा। क्या स्थानीय उच्चतम निम्नतम मान यहाँ पर मिल सकता है? नहीं। क्या यहाँ पर मिलेगा उच्चतम और निम्नतम मान? नहीं मिलेगा। बल्कि केवल कहाँ पर मिलेगा? केवल इनके टर्निंग पॉइंट पर मिलेगा। अर्थात जहाँ से जो आपका फंक्शन का जो ग्राफ है वो अपनी डायरेक्शन क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। अर्थात जहाँ से जाने वाली जो स्पर्श रेखा है वो एक्स एक्सिस के क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। क्लियर? कोई टफ है? देखिए बहुत इजी है। तो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा क्या है पता चल लिया? ठीक। और लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा जो है हमेशा खुले हुए इंटरवल में मिलते हैं। खुले हुए इंटरवल का मतलब यहाँ पर जो इंटरवल है ये यहाँ पर भी ओपन है और यहाँ पर भी क्या है? ओपन इंटरवल है। ठीक है, ए और बी के खुले हुए अंतराल में जो भी आपको उच्चतम और निम्नतम निकालना पड़ेगा वो कैसा होगा? लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा होगा। ठीक ठीक, आइए अब इस पर टेस्ट करते हैं। ठीक है, चलिए अब मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अर्थात प्रथम अवकलज सिद्धांत के द्वारा हम क्या निकालना है? किसी भी फलन का लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा निकालना सीखते हैं। ठीक है, ये लोकल है। ठीक है, तो हमारे पास है क्या? चूंकि y बराबर एफ एक्स है नी, एक कैसा फलन है? एक वास्तविक फलन है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? अवकलज परीक्षण के द्वारा मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है। तो फर्स्ट प्रोसेस है आप एफ डैश एक्स ज्ञात करेंगे। क्या निकालते हैं? सबसे पहले एफ डैश एक्स हम क्या करते हैं? ज्ञात करते हैं। पहले नोट करते हैं फिर उसका ज्योमेट्रिकली समझते हैं आखिर ये कह क्या रहा। ठीक है, तो पहले हम क्या निकालेंगे? एफ डैश एक्स निकालेंगे। सेकेंड पार्ट है एफ डैश एक्स इक्वल 0 रखकर टर्निंग पॉइंट x इक्वल सी ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब ये जो x इक्वल सी हमने लिखा ये आपको हो सकता है एक ही पॉइंट मिले,
हो सकता है 2 पॉइंट मिले, हो सकता है 3 पॉइंट मिले, तो क्वेश्चन पे डिपेंड है, ठीक है। अभी हमने सी ज्ञात करते हैं लिख दिया, ठीक है। तो टर्निंग पॉइंट सी ज्ञात करते हैं, ठीक। फिर हम फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर थर्ड, इसकी प्रोसेस है निकालने की, ठीक है। हम क्या करेंगे, x बराबर c के मान को संख्या रेखा पर रखकर c के बाईं ओर c के बाईं ओर तथा c के दाईं ओर के मानों के रखकर c के बाईं ओर तथा c के दाईं ओर के मानों के आधार पर f डैश x का चिन्ह परीक्षण करते हैं। अर्थात हमने करना क्या है, पहले आप f डैश x निकालेंगे, f डैश x इक्वल 0 रखकर आप टर्निंग पॉइंट x इक्वल c ज्ञात करेंगे, ठीक है। फिर x इक्वल c के मान को संख्या रेखा पर रखकर c के बाईं ओर तथा c के दाईं ओर के मानों के आधार पर हम f डैश x का चिन्ह परीक्षण करते हैं, ठीक है। अभी समझाएंगे उसको, ठीक है। फिर हम यहाँ पर फिफ्थ स्टेप उसका परीक्षण रहेगा, ठीक है। यदि f डैश x का चिन्ह f डैश x के बाईं ओर f डैश x यदि x बराबर c के बाईं ओर f डैश x क्या है, पॉजिटिव, तथा c के दाईं ओर, ठीक है, c के कहाँ, दाईं ओर f डैश x क्या आया, नेगेटिव है। देखो ये मेन है, x बराबर c के बाईं ओर यदि f डैश x पॉजिटिव है और c के दाईं ओर यदि f डैश x क्या है, नेगेटिव है, अर्थात बाईं ओर पॉजिटिव है और दाईं ओर नेगेटिव है, तो x बराबर c फलन का उच्चतम बिंदु होगा। अर्थात इस x बराबर c पर फलन का उच्चतम मान आपको क्या मिलेगा, प्राप्त होगा, ठीक है। और x बराबर c फलन का कैसा बिंदु होगा, उच्चतम बिंदु होगा। फिर इसमें ही निकला एक कंडीशन और, यदि x बराबर c के बाईं ओर f डैश x नेगेटिव तथा, ठीक है, तथा दाईं ओर f डैश x क्या है, पॉजिटिव है, f डैश x क्या है, पॉजिटिव, तो x बराबर c पर फलन क्या होगा, निम्नतम होगा। x बराबर c पर फलन क्या होगा, निम्नतम होगा, ठीक हो गया। तो पहले इसको समझते हैं, फिर एक स्टेप और लिखेंगे, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। अभी हम एक कंडीशन और जोड़ेंगे इसमें। तो सबसे पहले हमने क्या किया, देखिए यहाँ पर सपोज दैट हमारा एक वक्र आया, ये आया, ये ग्राफ है, ठीक है। अब हमने क्या निकाला, इस फंक्शन का f डैश x निकाला। f डैश x का मतलब इस फंक्शन की मैं टेंजेंट लाइन निकाल रहा हूँ। f डैश x क्या होता है, इस वक्र की स्पर्श रेखा की ढाल है। अब f डैश x इक्वल 0 रखकर मैंने कौन से पॉइंट निकाले, ये पॉइंट निकाले। देखिए इस फंक्शन में कितने हमको टर्निंग पॉइंट मिल रहे हैं, ठीक है। तो f डैश x इक्वल 0 रखकर मैंने क्या निकाला, x का c का मान निकाला। तो इस बिंदु से जाने वाली जो स्पर्श रेखा होगी वो x एक्सिस के पैरेलल होगी। f डैश x इक्वल 0 है यहाँ पर भी, ये तो समझ गए ना। और यहाँ पर भी f डैश x इक्वल क्या हुआ, 0। तो यहाँ पर जो c का वैल्यू आया वो मेरा c1 आ गया, और यहाँ पर जो x का वैल्यू आया वो क्या हुआ, c2 हो गया।
ठीक है। सपोज दैट क्योंकि मैंने एक ही मान ले रखा, अब हो सकता है दो मान निकले, तो आपने क्या करना है, इस c की जो वैल्यू हमारी आ रखी है, x बराबर जो c की वैल्यू आ रखी है, इसको आपने दिए गए इंटरवल में रखना है, अर्थात इस संख्या रेखा पर इंडिकेट कर देना है। ठीक है। इसके बाईं ओर संख्या हमारी c1 से छोटी होंगी और दाईं ओर की संख्याएं c1 से क्या होंगी, बड़ी होंगी। क्लियर। तो हमारा हुआ क्या, अब c1 के बाईं ओर f डैश x की वैल्यू क्या है, ये c के, ये तो पता चल गया ना। अब बाईं ओर दाईं ओर अर्थात इससे छोटे, अरे जो हम उसमें करते थे वर्धमान और ह्रासमान में नहीं कर रहे थे, अरे इस इंटरवल में हम चिन्ह चेक करते थे, फिर इस इंटरवल में चेक करते थे, तो वही यहाँ भी चेक करना है आपने। इस अंतराल में आपने फंक्शन का चिन्ह चेक करना है कि इस इंटरवल में कि फंक्शन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, एफ डैश एक्स। फिर इस इंटरवल में पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, वही वर्धमान और ह्रासमान का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में जो किया था हमने। तो बट यहाँ पर हम करेंगे क्या, तो हमने इसके बाईं ओर का चिन्ह चेक किया। ठीक है, C1 के बाईं ओर का कोई भी मान लेकर के हमने चिन्ह चेक करना है। ठीक, तो हुआ क्या कि यदि C के बाईं ओर f डैश x जो है वो पॉजिटिव आ गया, अर्थात इस पॉइंट के बाईं ओर f डैश x की वैल्यू मेरी पॉजिटिव आ रखी है, अर्थात इसके बाईं ओर, अर्थात इस C1 पॉइंट से बाईं ओर जो भी हमारी स्पर्श रेखा की ढाल आएगी, ये इस C1 पॉइंट के बाईं ओर स्पर्श रेखा की ढाल क्या है, पॉजिटिव है, अर्थात ये f डैश x क्या आया मेरा, ग्रेटर देन 0 आया, अर्थात इस पॉइंट के बाईं ओर के जो भी मान रखोगे आप, ये इसको ऐसे नहीं समझते हैं, ऐसे समझते हैं। ठीक है, ढाल वाला बाद में समझाते हैं, पहले ऐसे समझाते हैं। इसके बाईं ओर चिन्ह मेरा पॉजिटिव है। ठीक है, और C के दाईं ओर फलन f डैश x क्या है, इसके दाईं ओर फलन f डैश x क्या है, नेगेटिव है नहीं। तो इसका मतलब इस पॉइंट के बाईं ओर फलन क्या है, वर्धमान है, अर्थात फलन क्या है, बढ़ रहा है, कहाँ, यहाँ से यहाँ तक बढ़ रहा है, फिर यहाँ से नीचे को क्या हो गया, घटना स्टार्ट हो गया। तो इसका मतलब जिस बिंदु तक बढ़ा, इसका मतलब ये एक ऐसा बिंदु है, यहाँ तक फलन यहाँ से बढ़ना स्टार्ट हुआ। देखिए यहाँ से बढ़ना स्टार्ट हुआ तो यहाँ तक बढ़ा, क्यों, वर्धमान की कंडीशन तो थी है कि यदि f डैश x पॉजिटिव आ गया तो फलन वर्धमान है। तो इसका मतलब C से पीछे को फलन वर्धमान है, लेकिन किस पॉइंट तक है, इस पॉइंट तक बढ़ा, और फिर इस पॉइंट से फलन घटना स्टार्ट हुआ। तो इसका मतलब बढ़ा कहाँ तक, इस पॉइंट तक बढ़ा, क्यों, इस पॉइंट तक बढ़ा। तो इसका मतलब ये पॉइंट हमारा फंक्शन में कैसा बिंदु मिलेगा, सबसे ऊपर मिलेगा, मिल गया ना। तो इसका मतलब ये फलन का कैसा बिंदु हो गया, हमारा उच्चतम बिंदु हो गया। ठीक है, अब वही चीज यहाँ पर आ रही है। फिर देखो दूसरे हम ढाल से भी समझाते हैं। अब इस ढाल वाला इसमें कंडीशन क्या होगा कि हमने C पॉइंट पर हमने चेक किया ना, इसके बाईं ओर चेक किया, तो बाईं ओर सपोज दैट कोई एक बिंदु ले लिया, उस बिंदु से यदि मैंने इस वक्र की किसी एक स्पर्श रेखा की ढाल खींची, माना इस पॉइंट से मैं वक्र की स्पर्श रेखा की ढाल खींच रहा हूँ, ये खींची ना, तो ये ढाल मेरी क्या आ गई, देखिए पॉजिटिव आई ना, क्यों, देखिए ये एक्स एक्सेस को काटा, तो जो एंगल बन गया वो क्या बना, एंगल बना, न्यून कोण बना। एंगल न्यून कोण बनेगा तो टेन थीटा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो ढाल पॉजिटिव हो गई। और इस साइड के यदि किसी बिंदु से यदि आप इसकी स्पर्श रेखा की ढाल खींचेंगे तो जो एंगल बनेगा एक अधिकोण बन जाएगा। देखिए ये इस रेखा की जो ढाल आएगी, इस वाली रेखा की जो स्पर्श रेखा की ढाल आएगी, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन क्या होगा, 0। और इधर से जो मैं स्पर्श रेखा खींच रहा हूँ, ये वाली ये खींची ना, तो इस वाली की एफ डैश एक्स इज लेस देन क्या होगा, 0। आप निकाल के देखिए एक बार, चेक करिए जो क्लास 11 तो पढ़ा था, क्योंकि इस रेखा ने जो एंगल बनाया होगा एक्स अक्ष की धन दिशा के साथ, वो न्यून कोण बनाया होगा, न्यून कोण बना रखा, तो टेन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो इसका मतलब एफ डैश एक्स पॉजिटिव आ गया। और इस साइड को जो स्पर्श रेखा की ढाल बननी है वो क्या बननी है, एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 बना, तो एफ डैश एक्स यदि लेस देन 0 बना तो इसका मतलब यहाँ को क्या बनना है, अधिकोण बनना है। तो इसका मतलब वक्र जो है पॉजिटिव से कहाँ की ओर जा रहा है, नेगेटिव की ओर जा रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर गया। सी के बाएं से दाएं आने पर वक्र जो है पॉजिटिव वैल्यू लेते हुए कहाँ की ओर जा रहा है, नेगेटिव की ओर जा रहा है। तो इसका मतलब कि इसका मतलब जो टॉप पॉइंट होगा वो किस पर, देखिए जो टॉप पॉइंट आएगा, जो इनका क्या बनेगा, टॉप पॉइंट बनेगा, वो जो टॉप पॉइंट बनेगा वहां पर एक ऐसी कंडीशन बनेगी जहां पर एफ डैश एक्स क्या हो गया, एफ डैश एक्स इक्वल क्या आया, 0, एफ डैश C1 इक्वल 0 हो गया ना, यहाँ पर एफ डैश C1 इक्वल 0 हुआ। तो इसका मतलब ये जो C1 पॉइंट है हमको कहाँ मिलेगा, ये सबसे ऊपर मिलेगा। क्यों, अरे यहाँ से बढ़ रहा है, यहाँ से भी घटना स्टार्ट हुआ, देखो यहाँ से जो ढाल आई वो पॉजिटिव आ गई, यहाँ से नीचे आ गई, अर्थात इस डायरेक्शन में फलन बढ़ रहा है और इस डायरेक्शन में फलन घट रहा है। तो बढ़ते बढ़ते कहाँ तक गया,
इस पॉइंट तक गया सबसे ऊपर, ठीक। तो क्लियर हो गया, ठीक। अब आते हैं, सेम यही स्थिति फिर नीचे होगी। देखिए इस वाले भाग में क्या हुआ, देखिए C2 पॉइंट, क्योंकि मैंने दोनों को एक साथ कर दिया, तो C2 पॉइंट पर क्या हुआ, अब C के बाईं ओर, C2 जो पॉइंट है, ये C है ना, C के बाईं ओर जो है नेगेटिव मान था। देखो एफ डैश एक्स नेगेटिव है, तो इस साइड को एफ डैश एक्स मेरा क्या आया, नेगेटिव आया, और इस साइड को एफ डैश एक्स क्या आया, पॉजिटिव आया, ग्रेटर देन 0 हुआ। तो इसका मतलब फंक्शन इसके जो C2 पॉइंट है इसके बाईं ओर क्या हो रहा है, घट रहा है, और C2 पॉइंट के दाईं ओर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। देखिए अर्थात इस पॉइंट C2 के बाईं ओर क्या हो रहा है, घट रहा है। अरे एफ डैश एक्स लेस देन 0 है, तो वर्धमान और ह्रासमान तो घटा हुआ है, और C2 के बाईं ओर जा रहे हैं तो फंक्शन बढ़ने लग गया। तो इसका मतलब किस पॉइंट, देखिए तो इसका मतलब घटा घटा घटा, अब इससे नीचे नहीं गया, इससे नीचे नहीं गया, तो इसका मतलब इस पॉइंट से यहाँ से क्या स्टार्ट हो गया, बढ़ना स्टार्ट हो गया। ऐसे भी इसको आप समझ सकते हैं। क्लियर, तो ये पॉइंट आपने नोट रखने हैं, ठीक है। अब देखिए कभी क्या हुआ, कभी इस ग्राफ में ऐसा हो गया, तो ये नोट कर लिया ना सबने, तो इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। एक कंडीशन और लिखता हूँ, फिर यदि x बराबर c के बाईं ओर एफ डैश एक्स क्या है, एफ डैश एक्स, और दाईं ओर, दोनों को एक साथ कर देते हैं, बाईं ओर, और x बराबर c के दाईं ओर एफ डैश एक्स के चिन्ह समान प्राप्त हों, अर्थात पॉजिटिव या नेगेटिव। समान का मतलब बाईं ओर पॉजिटिव है तो दाईं ओर भी पॉजिटिव है, बाईं ओर नेगेटिव है तो दाईं ओर भी क्या है, नेगेटिव है। तो उस कंडीशन में तो x बराबर c पर फलन न उच्चतम न निम्नतम होगा, क्लियर हो गया। तो उस कंडीशन में अगर x के बाईं ओर भी पॉजिटिव है और दाईं ओर भी पॉजिटिव है, x के बाईं ओर नेगेटिव है और दाईं ओर भी नेगेटिव है, अर्थात चिन्ह बदल नहीं रहा है, बाईं ओर भी पॉजिटिव है दाईं ओर भी पॉजिटिव है, या बाईं ओर नेगेटिव है दाईं ओर भी क्या है, नेगेटिव है, अर्थात चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो इसका मतलब x बराबर c पर, ऐसे c पर फलन का मान न तो उच्चतम होगा न निम्नतम होगा, अर्थात इसलिए x बराबर c यहाँ पर इस कंडीशन के लिए, ठीक है, क्या होगा, नत परिवर्तन बिंदु होगा। कैसा बिंदु होगा, नत परिवर्तन बिंदु होगा, अर्थात इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा। कैसा पॉइंट होगा, इन्फ्लेक्शन पॉइंट, ठीक है, नत पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। नत परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, अरे INFLEXION, क्या कहेंगे इसको, नत परिवर्तन को क्या कहेंगे हम, इन्फ्लेक्शन पॉइंट, CTION होता है, CTION। तो क्या होगा, नत परिवर्तन बिंदु। देखिए क्यों हुआ है नत परिवर्तन बिंदु, एक बार इसको समझेंगे, ठीक है, इसको नोट कर लेंगे, ठीक है, पॉज करके। जैसे ये है, ये पॉइंट C है, अगर C के बाईं ओर, देखिए ये हुआ ना, बाईं ओर अगर ग्राफ आया यहाँ तक का आया, फिर इस पॉइंट से ग्राफ फिर बढ़ने लग गया, ये देखिए, ये यहाँ तक आया फिर यहाँ से बढ़ गया। तो इसका मतलब ये बताइए, अब ये उच्चतम और निम्नतम बिंदु होगा क्या, इसने ग्राफ ने अपनी डायरेक्शन तो बदली है, बट क्या किया है, फिर यहाँ से इतना बड़ा, यहाँ से फिर अचानक बढ़ गया। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट C है, ये नत परिवर्तन में यहाँ पर क्या निकलेगा, बिंदु मिलेगा। एक बार पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को एक बार और समझा देते हैं, ठीक है। देखिए जैसे मैं, कोई फंक्शन है fx इक्वल एक्स क्यूब है, fx इक्वल क्या है, एक्स क्यूब। अगर मैं इसका ग्राफ खींचूँ तो इसका ग्राफ हमारा ऐसा आता है, देखिए ये इस fx इक्वल एक्स क्यूब का ग्राफ ये बनाना। तो इसका मतलब इसका ग्राफ, यदि ये ग्राफ है तो इस फंक्शन में जो यहाँ पर टर्निंग पॉइंट आएगा, जब आप इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे तो एफ डैश एक्स इक्वल क्या आ गया, 2x²। तो आप एफ एक्स की वैल्यू निकालेंगे, है नहीं, एफ डैश एक्स को 0 रखेंगे,
जीरो करने पर x का मान क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो जीरो के बाईं ओर यदि मैं इसका चिन्ह चेक करूंगा तो क्या आ रहा है, देखो कोई परिवर्तन हुआ, यहां से ऊपर को बढ़ा, फिर यहां से भी बढ़ने लग गया, बढ़ने लग गया ना। तो इसलिए यहाँ पर कुछ, अरे क्यों, अरे देखिए स्क्वायर है, अरे इसके बाईं ओर, अरे जीरो के बाईं ओर अगर चिन्ह लूंगा ना, यहाँ पर x इक्वल क्या हुआ, जीरो हुआ। तो जीरो के बाईं ओर क्योंकि 2x² है ना, 2x² का मतलब x अगर पॉजिटिव है, अरे x अगर पॉजिटिव है तब भी स्क्वायर होने से पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव है तब भी क्या आएगा, पॉजिटिव। तो इसका मतलब जीरो के बाईं ओर भी पॉजिटिव है और दाईं ओर भी क्या हो रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो इसका मतलब चिन्ह में कोई परिवर्तन हुआ नहीं हुआ। तो इसका मतलब ऐसा फलन जो होगा उसमें x बराबर जीरो जो होगा वो मेरा कैसा पॉइंट हो जाएगा, एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट, अर्थात नत परिवर्तन बिंदु हमको क्या होगा, प्राप्त होगा ऐसे फंक्शन में। ठीक है, उच्चतम और निम्नतम बिंदु प्राप्त होने के लिए क्या होना चाहिए, एफ डैश एक्स के उस बिंदु के बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर चिन्हों में परिवर्तन होना आवश्यक है। अगर बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर चिन्हों में कोई भी परिवर्तन यदि नहीं हो रहा है तो इसका मतलब हमको उच्चतम और निम्नतम बिंदु उस पॉइंट पर प्राप्त नहीं होगा। अगर पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है तो वो पॉइंट क्या हो जाएगा, उच्चतम बिंदु हो जाएगा। अगर नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है बाएं से दाएं जाने पर तो इसका मतलब वो पॉइंट क्या हो जाएगा, हमारा निम्नतम बिंदु हो जाएगा। ठीक, तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव परीक्षण को एक बार आप नोट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव परीक्षण को सीखेंगे। ठीक, और एक बार ध्यान से इसको टॉपिक को समझेंगे। ठीक है सब बच्चे।